हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे ब्लैक मनी एक्ट। देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ना सफिशिएंट है। अगर इंडिया के अंदर आप कुछ छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, तो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट सफिशिएंट है उसको ढूंढ निकालने के लिए। बट व्हाट अबाउट जो आपने इंडिया से बाहर कमाया, नहीं बताया, इंडिया से बाहर एसेट्स बनाई और नहीं बताई, तो फिर गवर्नमेंट ने निकाला ब्लैक मनी एक्ट। गवर्नमेंट ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आज रेजिडेंट हो या नहीं हो, पर उस दिन तो रेजिडेंट थे जब तुमने बाहर एसेट्स बनाई थी, इनकम बनाई थी। तो ब्लैक मनी एक्ट आ गया। देखिए, इसमें बाहर जो फॉरेन में आपने डिस्क्लोज नहीं की इनकम, जिस पर टैक्स नहीं फाइल किया, रिटर्न नहीं दी, तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट पर टैक्स लगता है। फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना जोरी की प्लीज इसमें खर्चे अलाउ करा दीजिए, डिडक्शन अलाउ करा दीजिए, तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ा है, तो नो एग्जेम्पशन, नो डिडक्शन, नो स्लैब बेनिफिट, नो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस पर टैक्स कब लगाया जाएगा? जिस साल एओ को पता चलेगा उस साल के पहले दिन की वैल्यूएशन ली जाएगी, रेट 1 अप्रैल की, उस साल वो रेट टैक्स लगाएगा। अच्छा, ब्लैक मनी एक्ट में किस पर टैक्स लगाया जाएगा? देखिए, इंडिया जो है वो अपने रेजिडेंट से ही टैक्स निकलवा सकती है। तो एसएससी कौन है? रेजिडेंट। वो या तो आज है या उस साल था जिस साल उसने बाहर एसेट परचेज की थी। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट और अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम पर टैक्स लगेगा। देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये वैल्यूएशन बेस्ड है कि जो एओ ने पकड़ा, बट वो क्या वैल्यू निकालेगा। तो एओ कहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि देखिए, एक जो आपने चोरी की, यानी कॉस्ट, जो आपने, देखो आप रेजिडेंट हो, आपको ग्लोबली जो भी कमाया था, आपने हमें टैक्स देना था, नहीं दिया, यानी वो चोरी हुई। वो जो 10 लाख आपने बाहर लगाए, ठीक है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे आपसे, बट जो ओवर द ईयर उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो भी ले सकते हैं अगर विच एवर इज हायर हुआ। तो उन्होंने बोला फेयर मार्केट वैल्यू हम वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मान लीजिए आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और वो आज, जिस साल एओ को पता चला उस साल के पहले दिन 1 अप्रैल को 30 लाख की हो गई है, तो एओ बोलेगा मैं 30 लाख पर टैक्स लगाऊंगा, वो है मेरा फेयर मार्केट वैल्यू। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर पर लगाते हैं। यानी बुलियन, ज्वेलरी, आर्ट वर्क हो गया आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, अब कोटेड शेयर्स के केस में क्या? लिस्टेड शेयर्स जो आप डीमेट में ट्रेडिंग करते हैं, तो देखिए, शेयर्स का रेट ना ऊपर नीचे होता रहता है सेम डे, कभी 50 है, कभी 100 है, कभी 150 है। तो कोई भी एक रेट लेंगे वो थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस दिन का एवरेज लेते हैं, हायर एंड लोअर का एवरेज। तो कोटेड शेयर्स में आ गया आपका कॉस्ट या एवरेज ऑफ हायर एंड लोअर। अच्छा, अगर जिस साल एओ को पता चला उस साल के पहले 1 अप्रैल को ट्रेडिंग नहीं हुई, तो उससे पहले जो ट्रेडिंग हुई वो वाला हम रेट लेंगे, कॉस्ट और दैट एवरेज, एवरेज ऑफ हायर एंड लोअर। अच्छा, अगर आपने अनकोटेड शेयर्स यानी जो शेयर्स लिस्टेड नहीं है उसमें डीलिंग की, तो उस कंपनी की हम देखेंगे बैलेंस शीट, वही एसेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट पर वैल्यूएशन करेंगे। और जो उनकी एसेट्स हैं उनको भी हम कैसे लेंगे, जो यहाँ पर वैल्यूएशन जिन एसेट्स की हम ऐसे कर रहे हैं, सेम वैसे वहां पर उनकी करेंगे। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी वगैरह है, ये हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर पर लेंगे, बाकी बुक वैल्यू पर लेंगे, माइनस आपकी लाइबिलिटीज हो गई। गवर्नमेंट ने कहा देखिए, जब हम बैंक की कैलकुलेशन करेंगे ना, बाहर जब हमने आपका बैंक पकड़ा, तो हम बस ये देखेंगे बैंक में क्या डिपॉजिट हुआ, यानी प्लस 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 प्लस। तो आपने कहा गवर्नमेंट ये भी तो समझिए, मानिए मेरे पास 1,000 रुपए थे, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, अगले दिन निकाले फिर डिपॉजिट किए, तो है तो मेरे पास 1,000 रुपए, यानी विदड्रॉ करके रीडिपॉजिट किए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम जो भी सम ऑफ ऑल डिपॉजिट है उसमें से माइनस करेंगे जो आपने विदड्रॉ करके रीडिपॉजिट किया है, क्योंकि वो तो 2 बार रीडिपॉजिट हो गया ना, तो माइनस कर देंगे उसे। या कोई आपने न्यू एसेट परचेज कर लिया, उसको भी माइनस कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या होगा, जब हमने कोई चीज ली, परचेज कर ली, तो हम इसके बाद उस दूसरे एसेट पर चले जाएंगे। आपने बाहर किसी
बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कैपिटल लगाया हुआ है, यानी कि वो चोरी वाला अमाउंट आपने लगाया हुआ, तो वो तो हमें चाहिए आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट ओवर द ईयर उस कंपनी में जो आपको प्रॉफिट हुआ और वो आपको जो मिला डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी चाहिए। यानी मान लीजिए किसी कंपनी में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीन लोग हैं, 1 2 A B C, तीनों को एक लाख तीनों ने लगाया था कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो वो मिल जाएगा। जो बैलेंस 3 लाख होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग में, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल है 1 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो 2 लाख आपके बनते हैं उस पर हमें टैक्स चाहिए। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि प्रॉपर्टी आपको पता चली बट अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो तो पहले ही उसका काम कर चुका है, सेल कर चुका है, तो इस केस में क्या होगा, जिस दिन उसने सेल किया ना उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। यानी कॉस्ट 10 लाख जो आपने चुराए थे, प्लस सेल किया 20 लाख में, और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 30 लाख, तो विच एवर इज हायर। यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएंगी, कॉस्ट, सेल प्राइस एंड डेट ऑफ सेल की फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। देखिए आपके बाहर के बैंक में $10,000 हैं, तो इंडियन रुपीज में ऑफ कोर्स टैक्स देना है आपने, तो उसका कन्वर्जन होगा परमिटेड करेंसी में आरबीआई का रेफरेंस रेट लेकर। वही जिस साल ये को पता चला उस साल का 1 अप्रैल पहला दिन, उस दिन का हम आरबीआई का रेफरेंस रेट से कन्वर्जन कर देंगे। अगर परमिटेड करेंसी नहीं है तो पहले हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपने गवर्नमेंट से कहा, गवर्नमेंट देखिए हमने जो बाहर एसेट ली है ना 100 लाख की, उसमें से 70 लाख मेरे वाइट के हैं, मैं आपको इंडिया में टैक्स दे चुका हूँ उसे, तो इसलिए डबल टैक्सेशन ना हो इसलिए उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 70 लाख की वो प्रॉपर्टी ली थी, डिवाइडेड बाय 70 लाख क्या थे, व्हाइट मनी, 70 लाख व्हाइट मनी था, डिवाइडेड बाय 100 लाख की ली थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये जो पोर्शन निकला 200 मल्टीप्लाई बाय 70/100, ये आपका व्हाइट मनी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो आज की वैल्यू में से इस व्हाइट मनी के पोर्शन को हटा देंगे तो आपका वो जो ब्लैक मनी निकलेगा उस पर टैक्स लगेगा। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना उसी में ये प्रपोर्शन किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करते हैं, डीड बनती है, इसलिए हम प्रपोर्शनेट अलाउ करेंगे। पर इसके अलावा आपने कोई भी एसेट बाहर खरीदी तो हम सिर्फ जितना व्हाइट मनी लगाया था ना आपने 70 लाख, वही 70 माइनस करेंगे, कोई प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो ट्रांजेक्शन है थोड़ी सी फेक भी हो सकती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए एक घर था, आपने 15 लाख की चोरी से खरीदा, यानी जो चीज डिस्क्लोज नहीं की, 15 लाख लगाए, वो आपने 22 लाख में सेल किया। तो गवर्नमेंट ने क्या वैल्यूएशन निकाली थी, कॉस्ट और से ऑन द डेट ऑफ सेल की जो वैल्यू है या फेयर मार्केट वैल्यू है ना, सेल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो 22 और 15 में से हायर हो गया आपका 22। उसके बाद आपने कहा देखिए ये जो 22 लाख थे मैंने तो किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो जब हम हाउस ए का वैल्यूएशन करेंगे तो 22 माइनस री इन्वेस्टेड 22, यानी दूसरे एसेट बन गए, उससे बैंक बन गया तो जीरो हो गया। अब हम बैंक को पकड़ने जाएंगे कि भाई बैंक में कितना वैल्यूएशन होगा। जब हमने बैंक बी देखा तो हमने देखा उसमें 60 लाख है, यानी 22 लाख ऑलरेडी है उसमें। ठीक है, बट क्या हुआ, उन्होंने एक और नया घर खरीदने के लिए इसमें से 35 लाख निकाले, तो हम वो 35 लाख माइनस कर देंगे, यानी उसने री इन्वेस्ट कर दिया। हम हर री इन्वेस्ट को माइनस करते रहेंगे। ठीक है, पहले हाउस ए में से री इन्वेस्ट माइनस किया तो यहाँ जीरो हो गया, क्योंकि हम आगे जाके उसको कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स को। अब हम बी में आए, बैंक में, तो वहां 60 लाख वैल्यू है, ये 22 लाख उसमें है, उसमें से उसने री इन्वेस्ट फिर से 35 लाख कर दिया, तो यानी 25 लाख बचा। यानी बैंक जो अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट है हमारी, इस 25 लाख पे हम इस पे टैक्स लगाएंगे, वही 30% प्लस पेनल्टीज अलग है। फिर हाउस बी आया आपका। अब उसने बोला हाउस बी की जो वैल्यूएशन होगी, देखिए हाउस बी उसने 35 लाख में खरीदा था, बट हम जिस साल एओ ने पकड़ा उसका पहला दिन 1 अप्रैल को कितना है, वो 48 लाख, यानी 48 माइनस 35, 48 और 35 विच एवर इज हायर, आपका 48 हो गया। ठीक है, तो ये 25 बैंक की वैल्यूएशन हो गई और हाउस बी की वैल्यूएशन हो गई आपके 48 लाख। देखिए मैंने अभी आपको बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो प्रपोर्शनेट करते हैं, जो अभी हमने समझाया मैंने आपको। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू में से वो व्हाइट मनी वाला प्रोपोर्शन हटा देंगे। बट अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और खरीदा है, जैसे कोई और एसेट शेयर्स लिया है, तो इसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से 40 लाख आपने व्हाइट मनी लगाया था,
तो 60 लाख पर टैक्स लगेगा। सिंपल माइनस कर देंगे। देखिए एक बार ना 2015 में जुलाई से सितंबर के बीच, ठीक है, विंडो ओपन हुई थी कि जो भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है वो आप हमें बता दो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, चैप्टर 6 जो है उसमें अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट आप डिक्लेयर कर चुके हैं 2015 में। तो उस साल के बाद की अनडिस्क्लोज्ड लेनी है आपको। ये नहीं करना कि 2015 में जो हमने डिस्क्लोज किया उससे पहले का भी ले लो। उससे पहले का तो हम डिस्क्लोज कर चुके हैं ना 2015 में चैप्टर 6 में। तो उसके बाद के उस पर टैक्स लगेगा ट्रांजेक्शन्स पर। जब आपने डिक्लेयर की थी ना कि भाई मेरी एसेट है, तो तब 1 जुलाई को लगा था, क्योंकि जुलाई से सितंबर में विंडो ओपन हुई थी तो उसका पहला दिन 1 जुलाई, तो वो थी फेयर मार्केट वैल्यू वाली उनकी डेट। अच्छा, इसमें कुछ पेनल्टीज भी हैं। तो आपको पता है 30% टैक्स लग रहा है आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम पर। तो पेनल्टी कितनी लग रही है, 3 टाइम्स ऑफ टैक्स, यानी कि वही 3 टाइम्स ऑफ टैक्स कंप्यूटेड। अच्छा, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो 10 लाख की पेनल्टी है। पर आपके अकाउंटेंट ने बोला कि देखो 10 लाख की पेनल्टी है, रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो कुछ भी रिटर्न में लिख के फाइल कर दो। तो अगर आपने इनएक्यूरेट रिटर्न भी फाइल की उसकी भी पेनल्टी 10 लाख है। आपने टैक्स नहीं दिया तो जो टैक्स एरियर है वो इक्वल्स टू टैक्स एरियर, वो डिफॉल्ट अमाउंट है आपका टैक्स, ये आपकी पेनल्टी है इक्वल्स टू टैक्स, ठीक है। अदर डिफॉल्ट यानी कि आप से कोई क्वेश्चन किया गया या साइन करने के लिए बोला गया, ठीक है, तो या कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला गया तो आपने सपोर्ट नहीं किया, तो उसमें 50,000 या 2 लाख तक की पेनल्टी है।